Hello and welcome to PSC पंचायत द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओमनीसेंस एकेडमी। हम अपनी लेक्चर सीरीज़ में यूनिट 3 को कवर कर रहे थे और उसमें हमने सारे सेक्शंस को कवर किया हुआ है। बट हमने ये देखा, मैंने कुछ देखा ये कि कुछ पार्ट्स जो उसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने सिटीजन चार्टर पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। लेकिन ये एक्सप्लिसिटली उसमें मेंशन नहीं है, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। बट जो पार्ट आता है ट्रांसपेरेंसी के अंदर काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आप देखेंगे कि वन वर्ड क्वेश्चन, जो पिछले साल 2020 का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें पूछा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में कितनी पेनल्टी लगती है, या कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए, या वॉच डॉग किसको बोलते हैं। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो एक्सप्लिसिटली मेंशन टॉपिक से नहीं आ रहे बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन से आ रहे हैं। तो इसीलिए ये जो पिछला लेक्चर है और ये वाला लेक्चर है, हमने उनको कवर करने के लिए बनाया हुआ है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट उसी के अंडर आता है कि उससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप टैकल कर सके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं व्हाट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से। ठीक है, आरटीआई एक्ट 2005 अल्टीमेटली ये आया था ताकि आप एक ओपननेस इन गवर्नमेंट, वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। तो कहीं आप कहीं ट्रांसपेरेंसी का कोई ऑप्शन आता है तो आप हमेशा लिख सकते हैं कि आरटीआई एक्ट एक टूल है ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए। बट ये करता क्या है? ये क्या करता है? आपको एक्सेसिबिलिटी देता है, आपको एक्सेस देता है, आपको एक डोर ओपन करता है गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंटेशन पे, गवर्नमेंट की वर्किंग पे। क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना ब्यूरोक्रेसी का एक पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो उस पर अगर सिटीजन की एक्सेस रहेगी, वो देख पाएगा कि कितना काम हुआ, कितना पैसा अलॉट हुआ था और कितना पैसा खर्च हुआ है, क्यों खर्च नहीं हुआ है, या किस किस सेक्शन में खर्च हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो खर्च हुआ है वो बहुत इनएफिशिएंटली हुआ है, उतना काम नहीं दिख रहा और गलत दिखाया है। ये सारी चीज़ें जब होंगी तो एक सिटीजन उससे क्वेश्चन कर पाएगा, अथॉरिटी से क्वेश्चन कर पाएगा, अपनी गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर पाएगा, और इससे और अकाउंटेबल गवर्नमेंट फॉर्म होती है और उसमें वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी आती है। इस एक्ट से और ज्यादा डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस फॉलो होता है, जहां पे लोग भी बढ़ चढ़कर गवर्नेंस में या फिर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में हिस्सा अपना रोल निभाते हैं। ठीक है, तो आरटीआई एक्ट आपको इस तरीके से समझना है। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे इससे, इसीलिए ये वाले सेक्शन को लिया गया है। तो इसको जल्दी से कंप्लीट करके तो हमारा यूनिट 3 आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इट इज एन एक्ट, RTI Act 2005, RTI Act 2005 है ना, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। एक्ट opens गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, है ना। इट opens गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर द पब्लिक स्क्रूटरीज, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स फॉर पब्लिक स्क्रूटनीज। गवर्नमेंट पब्लिक उसको एनालाइज कर पाएगी, पब्लिक उसको देख पाएगी, उसे क्रिटिसाइज कर पाएगी, उसके ऊपर केस कर पाएगी। जब इलेक्शंस आएंगे तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रख पाएगी। जब मिनिस्टर सवाल पूछेंगे तो दूसरे ऑपोजिशन मिनिस्टर को उनके पास उनके इन्फॉर्मेशन का ब्यौरा होगा, तो उसके बेसिस पे उन पे काउंटर क्वेश्चन हो सकते हैं। वो एक्चुअली में अकाउंटेबल अपनी गवर्नेंस पे अपने पार्लियामेंट में रहेंगे। ये सारी चीजें इसीलिए आई थी। ठीक है, आरटीआई एक्ट 2005 के लिए। तो ये और क्या करता है? RTI Act 2005 enables citizen about what government does and how efficiently it performs it does। ठीक है, कितने एफिशिएंटली क्या करती है और कितने एफिशिएंटली करती है। does make गवर्नमेंट चालू है, ठीक है, सॉरी मुझे लगा कि बंद होगा। ठीक है, दस मेक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल, दस मेक गवर्नमेंट मोर
अकाउंटेबल, अपनी गवर्नमेंट को और अकाउंटेबल बनाती है ये आरटीआई एक्ट। ठीक है, अब इस एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस है, जैसे कि ऑब्लिगेशंस क्या क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रोसीजर क्या है, कितने दिनों में उनको देना चाहिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ सिलेक्टिव चीज़ें चूज़ करी हैं, हो सकता है उनमें से कुछ आ जाए, नहीं आएगा तो आपको थोड़ा सा ये एक्ट किसी भी साइट पे जाके आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से बनेगा। तो मैंने जो जो कोशिश की है आपको सम अप करने की, ये कंप्लीट नहीं है ऑब्वियसली, ये मैं ये क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ आरटीआई एक्ट के अंदर, लेकिन मुझे जो लगा कि जो क्वेश्चन में आ सकती हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है अपने इस लेक्चर में। ठीक है, तो हम देख रहे हैं व्हाट आर ऑब्लिगेशंस मेंशन इन आरटीआई एक्ट। ऑब्लिगेशन मेंशन इन आरटीआई एक्ट, गवर्नमेंट की क्या क्या या फिर अथॉरिटी की क्या क्या ऑब्लिगेशंस है। तो 3 ऑब्लिगेशंस मेजरली वहां पे आरटीआई एक्ट के अंदर मेंशन की गई हैं। 3 ऑब्लिगेशंस क्या क्या है? पहली है अथॉरिटी मस्ट अरेंज data or information cataloged or indexed फॉर्म में। ठीक है, या तो कैटलॉग्ड या इंडेक्स्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब सिस्टमेटिक होनी चाहिए, एक ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, पहली ऑब्लिगेशन। दूसरी ऑब्लिगेशन, these information must be computerized as soon as possible। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन को इनको क्या करना है? कंप्यूटराइज्ड करना है। और तीसरी ऑब्लिगेशन जो आरटीआई एक्ट के अंदर मेंशन है कि ये जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटराइज की गई है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटराइज्ड must be available in all networks and systems so that it can be accessible to general public, accessible to general public। ठीक है, ये 3 ऑब्लिगेशंस दी गई हैं विद इन आरटीआई एक्ट सो दैट वहां पे लोगों को, जनरल पब्लिक को हो। उसके बाद हमें एक स्ट्रक्चर दिया गया है कि कौन कौन लोग होंगे, कैसा क्या फॉर्मेशन होगा जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, या कौन सी अथॉरिटी होगी जो इस पूरे काम को देखेगी। तो इम्प्लीमेंटिंग एंड सर्विलेंस अथॉरिटी फॉर आरटीआई एक्ट, वो देखते हैं। आई होप आपने ये लिख लिया है, तो मैं ये मिटा रहा हूँ। अगर ना लिखा हो तो आप ऑब्वियसली रिकॉर्ड रोक करके वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंटिंग आरटीआई एक्ट को, अगर ये क्वेश्चन आता है कि एक वो जो 1 वर्ड वाले आते हैं ना, उसमें इम्प्लीमेंटिंग एंड सर्विलेंस ऑफ आरटीआई एक्ट is to be done by implementing and surveillance done by Central Information Commission।
किसके द्वारा की जानी है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा। ठीक है, ये हर साल में एक एनुअल रिपोर्ट निकालेंगे। क्या करेंगे? एक एनुअल रिपोर्ट निकालेंगे कि क्या क्या आरटीआई के अंदर आना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होना है, कैसे कैसे होना है, और एक सेपरेट स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनेगा। सेपरेट स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन अलग से काम करेगा। इसका वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है? इसका वर्किंग स्ट्रक्चर ये है कि आरटीआई एक्ट के अंदर एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, जिसके लिए एक पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा। पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, और इसी के नीचे असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन पीआईसीज, एपीआईसीज बनेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है पीआईसीज एंड एपीआईसीज इनके इसके अंदर स्ट्रक्चर गिवन है। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रक्चर की बात। उसके बाद हम देखेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात कर ली। एक इंडिपेंडेंट बॉडी हमने नहीं लिखा ना, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये ऐसा काम करेगा। अब हम देख रहे हैं व्हाट आर वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट के हम इंपॉर्टेंस पे ध्यान देंगे। तो अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए धोखे से कि व्हाट इज आरटीआई एक्ट, या आरटीआई एक्ट पे आपको 150 शब्दों में आ जाए, तो आपके पास एटलीस्ट इतना कंटेंट रहे कि आप 150 शब्दों को फुलफिल कर पाए। ठीक है, तो अगर सिंपल वाले में आता है तो इनमें से जो भी इंफॉर्मेशन पूछेगा आप वो बता सकते हैं, और अगर 150 शब्द में आता है तो जो हम ये ऑब्लिगेशन लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं, वो सब लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये पूरा एक्ट मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं पूरा एक्ट पढ़ा रहा हूँ, वो आप अलग से पढ़ सकते हैं, वो है भी छोटा, लेकिन मुझे जो जो काम की इंफॉर्मेशन लगी मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आरटीआई एक्ट में इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे अब। इंपॉर्टेंस ऑफ आरटीआई एक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंस पे पहला लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर अकाउंटेबिलिटी होगी। दूसरा लिख सकते हैं कि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बढ़ेगी या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बढ़ेगी। तीसरा लिख सकते हैं कि और अवेयरनेस आएगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंट वर्किंग स्ट्रक्चर आएगा, ऑनेस्टी, करप्शन गिरेगा। ये सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। तो कुछ मैंने स्पेसिफिक शब्दों में अगर लिखे हैं तो आप अपने आंसर में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं उनको। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक या फिर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। इट स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कुड बी दैट empowers weak section of society and demanding information. empowers weak section of society through access to information। जैसे जैसे उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, अब देखिए आरटीआई एक्ट के थ्रू उनको पता चला कि हमें राशन कार्ड में इतना पैसा आना था, नहीं आया, फिर वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी ठहरा सकते हैं ना कि आपको इतना देना चाहिए था, आपने नहीं दिया, आपकी ही डिस्ट्रिक्ट में इतना कम क्यों आया, बाकी जगह तो सही आया है। ये सारी चीज़ें उनको वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एम्पावर करती है। जैसे जैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको राइट्स मिलते हैं, उनको राइट्स के बारे में पता चलता है, तो वो और एम्पावर होते जाते हैं। ठीक है, it brings openness and transparency in executives, legislative and जुडिशरी ये तीनों में
ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस को लेके आते हैं। आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या डेटा है, कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे अलॉट हुए, ये सारे सवाल आप उनसे कर सकते हैं। जब आप सवाल करते हैं तो जो अथॉरिटी में व्यक्ति होता है उससे सवाल के जवाब देने होते हैं, विच मीन्स परफॉर्मेंस और बेहतर और अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव होती जाती है। ठीक है। फोर्थ वन इज इट क्रिएट्स एनवायरनमेंट ऑफ विजिलेंस। इट क्रिएट्स environment of vigilance। environment of vigilance, ठीक है। thus promoting more efficient working। ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है आरटीआई एक्ट की। एक चीज़ और देख लेंगे हम जो मुझे दिखा कि पेनल्टीज़ के बारे में कुछ, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आ गया था कि कितने दिन लगते हैं आरटीआई चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो हम पेनल्टीज़ देख लेते हैं। वो एक डेटा पॉइंट है जो अगर एमपीपीएससी बार बार डेटा पूछता है तो हम कुछ डेटा वहाँ दे सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये दो चीज़ें बची हैं, फिर हम इसे फिनिश करेंगे, है ना। तो एक सेकेंड हम देख लेते हैं। ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं कि पेनल्टीज़ क्या क्या है, क्योंकि मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि मैं गलत ना हूँ, फिगर्स गलत ना हो, इसलिए मैंने लिख करके उसको अलग से रख लिया है। ठीक है। पेनल्टीज मेंशन इन आरटीआई एक्ट, है ना। पेनल्टीज कौन कौन सी मेंशन है आरटीआई एक्ट में? पहले देख सकते हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, अगर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैन इम्पोज पेनल्टी ऑन पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है। तो ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन, ये जो हमने हायरार्की बनाई थी, इसमें जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन था ये अपने पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर पे पेनल्टी लगा सकता है। क्यों लगाएगा पेनल्टी? अगर समय पे इनकी इंक्वायरी, जो हमने आरटीआई भेजी उसकी समय पे इंक्वायरी नहीं मिली, हमें उस पर समय पे इंफॉर्मेशन नहीं मिली, जो इंफॉर्मेशन मिली उसको रिफ्यूज कर दिया गया, रिफ्यूज करने का कारण नहीं बताया गया। ठीक है। इन सारी चीज़ों में एक सिटीजन के पास राइट है कि जिसने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी है उसके ऊपर कुछ पेनल्टी लगे, उसकी सैलरी में से फिर वो कटता है। क्या क्या कटता है ये देख लेते हैं। 250 रुपये दिन कट सकता है, 250 रुपये डे, जितना डिले होगा। एक पर्टिकुलर टाइम है, मान लीजिए 30 दिन का इन्फॉर्मेशन हमें 30 दिन के बाद मिल जानी चाहिए। अब 30 दिन हो गए, जैसे 31वां दिन होगा तो एक दिन डिले हुआ तो 31वें दिन 250 रुपये एक पर डे के हिसाब से, जैसे ही 30 दिन खत्म हुए, 30 दिन के बाद अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जितने दिन बाद मिलेगी पर डे 250 रुपये उसकी सैलरी से कट सकते हैं, या फिर अप टू 25,000 तक कट सकते हैं। अप टू 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज, 25,000 तक उसकी सैलरी से एक साथ भी कट सकते हैं अगर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने बोल दिया तो। ठीक है। और 25,000 रुपए, रुपीज 25,000 फॉर इलेजिटिमेट इंफॉर्मेशन, अगर गलत इंफॉर्मेशन दी, इनलेजिटिमेट इंफॉर्मेशन दी, या फिर अगर इलेजिटिमेट इंफॉर्मेशन दी, या फिर रिफ्यूजल टू इंफॉर्मेशन, मना कर दिया और उसका सही जवाब नहीं दिया कि क्यों रिफ्यूज किया मैंने आपकी। हो सकता है आपने कुछ ऐसी रिपोर्ट मांगी हो, ऐसा कुछ डेटा मांग लिया हो जो अवेलेबल ना हो, या फिर उसके बारे में कुछ डेटा ही ना हो, या कभी ऐसी स्टडी नहीं हुई हो, तो उसका उनको जवाब देना होगा कि क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर वो इलेजिटिमेट जवाब होगा तो उनको 25,000 तक की पेनल्टी हो सकती है। तो एक ये हो गया पेनल्टी वाला पार्ट। दूसरा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो कितने दिन में उनको देना है हम ये देख लेंगे, लास्ट पॉइंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था पिछली बार कि कितने दिन में देगी इंफॉर्मेशन कमिश्नर आपको इंफॉर्मेशन। तो ये लास्ट और देख लेते हैं ना। अंडर आरटीआई एक्ट 2005 व्हाट आर वेरियस डेट्स, या फिर कितने दिन का एक लीजर मिलता है आपको इंफॉर्मेशन मिलने के लिए, कितने दिन में आपको अश्योरेंस दिया गया है। ठीक है। ये देख लेते हैं।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद इन हाउ मेनी डेज, ये हम देख रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, आपने एप्लीकेशन डाली, आपने एप्लीकेशन डाली, वहां पे क्या हुई, रिसीव हुई, वहां पे रिसीव हुई। अब उनको क्या करना है, इंफॉर्मेशन निकाल के ऑर्गेनाइज करके आपको आपके हिसाब से देना है। तो अगर ऑर्डिनरी केस है, पहला देखो ऑर्डिनरी केस है, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल तरीके की अगर इंफॉर्मेशन है तो आपको 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज आपको इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, नहीं मिली तो पेनल्टी है ना, विद इन। अगर क्वेश्चन ऑफ लिबर्टी है, जिस आपके उसमें क्वेश्चन ऑफ लिबर्टी मतलब आपकी लिबर्टी हर्ट हो रही है, आपकी जो फंडामेंटल राइट नहीं, क्वेश्चन ऑफ लिबर्टी मतलब आपके क्वेश्चन में आपके जो सवाल है, जो आरटीआई है, वो अगर लिबर्टी को एड्रेस कर रही है तो उसका आंसर आपको 48 आवर्स के अंदर मिलना चाहिए, 48 आवर्स के अंदर मिलना चाहिए। थर्ड वन इज कि अगर थर्ड पार्टी इंडिविजुअल है, इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व का मतलब है कि आपने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मांगी जो किसी और से हमें लेके उनको आपको देनी पड़ेगी। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इंफॉर्मेशन लेने में, आपको पहुंचाने में, तो उसमें 40 डेज का टाइम उनको मिलता है, ठीक है। 3 हो गए। चौथा क्या है कि अगर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन किससे मिलनी है आपको, एपीआईओ से, रिक्वेस्ट टू एपीआईओ। अगर कोई रिक्वेस्ट है आपकी, जो कि आपकी रिक्वेस्ट किससे है, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से अगर आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट है तो 35 डेज के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। और लास्ट कैटेगरी क्या है कि अगर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ठीक है, सिक्योरिटी एजेंसीज और ह्यूमन राइट वायलेशन, अगर ऐसी कोई आपकी इंफॉर्मेशन है या आरटीआई फाइल है जिसमें सिक्योरिटी ऑफिशियल्स या सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा किसी का ह्यूमन राइट का हनन हुआ है और उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन करनी है, तो उसके लिए 45 डेज मिलते हैं। थर्ड पार्टी में 40, हाँ, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, है ना, सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा ह्यूमन राइट वायलेशन है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको कितने दिन में मिलेगी, 45 डेज के अंदर मिलेगी, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी चीज है, इफ नो एक्शन टेकन ऑन एप्लीकेशन 30 डेज, तो इट डीम टू बी रिफ्यूज्ड मानी जाएगी। इफ, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहां से मैं यहां लिख रहा हूं, if no action taken within 30 days, then application deemed to be refused, ये रिफ्यूज्ड मानी जाएगी, ठीक है। ये आरटीआई एक्ट के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपका इतने से आपके एमपीपीएससी में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप एड्रेस कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के पास। थैंक यू फॉर लिसनिंग।